प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ आप गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीन के बारे में क्या कहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन को विशेष समस्या बताने पर बीजिंग प्रशासन तिलमिला गया है। जयशंकर के बयान पर चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने जमकर भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को बहाना बताया और ये तक कह दिया कि भारत जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री का यह दावा कि एक विशेष चीन समस्या बाकी दुनिया की सामान्य चीन समस्या से कई ऊपर है, एक स्वार्थी बहाने की तरह लगता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, चीन में निवेश पर प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के अत्यधिक आलोचना वाले कारोबारी माहौल को और ख़राब कर दिया है। स्पष्ट रूप से भारत एक प्रमुख शक्ति से अपेक्षित परिपक्वता और परिप्रेक्ष्य के साथ जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को चीन के साथ भारत के जटिल संबंधों पर कहा कि भारत की अपनी विशेष चीन समस्या है। उन्होंने कहा कि भारत अकेला देश नहीं है जो चीन के साथ समस्याओं का सामना कर रहा है। हमारे सहयोगी ईटी के वर्ल्ड लीडर्स फोरम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि सीमा पर हमारी अपनी मुश्किल स्थिति के अलावा एक सामान्य चीन समस्या है। हम एकमात्र देश नहीं है जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। यूरोप में जाइए, उनसे पूछिए कि आज आपकी प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा बहसें कौन सी हैं, ये चीन के बारे में है। उन्होंने आगे कहा कि आप अमेरिका को देखिए, यह चीन ग्रस्त है और कई मायनों में सही भी है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल भारत को ही चीन की समस्या है। जयशंकर ने कहा, दशकों पहले दुनिया ने चीन की समस्याओं को नज़रअंदाज करने का फैसला किया था। अब हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है। भारत के पास एक विशेष चीन समस्या है जो दुनिया की चीन समस्या से अलग है, चूँकि हमारी सीमा की स्थिति के अलावा एक सामान्य समस्या है। इसलिए समझदारी की बात यह है कि सावधानी बरती जाए जो भारत जैसे देश को बरतनी चाहिए। यह बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से अब तक यानी 25 दिनों में अल्पसंख्यक समुदायों के कम से कम 49 शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। अल्पसंख्यकों की एक संगठन ने जानकारी दी है। बांग्लादेश समाचार पत्र द डेली स्टार ने अल्पसंख्यकों के संगठन हिंदू बौद्ध ईसाई ओक्या परिषद की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र ओक्या परिषद के हवाले से ये जानकारी दी है। परिषद ने शनिवार को ढाका में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में बताया। संगठन के समन्वयक साजिब सरकार ने कहा कि शेख हसीना के पीएम पद से हटने और देश छोड़कर जाने के बाद कई दिनों तक जारी हिंसा में देश भर में अल्पसंख्यक शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना हुई। इनमें से कम 49 को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट में साजिब के हवाले से कहा गया कि बाद में 19 की नौकरी को बहाल कर दिया गया। साजिब सरकार ने कहा कि हसीना सरकार गिरने के बाद हुई हिंसा के दौरान धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को हमलों, लूटपाट, महिलाओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घरों और व्यवसायों पर आगजनी और हत्याएं जैसी घटना का सामना करना पड़ा। देश की राजधानी समेत कई बड़े शहरों में भी हिंदुओं पर हमले हुए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी है। मोहम्मद यूनुस ने हिंसा रोकने की अपील की है और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। हालांकि यूनुस की अपील के बावजूद हिंसा की घटनाएं आती रहती हैं। दूसरी खबर भी जो है बांग्लादेश से आ रही है। पहले आरक्षण को लेकर हिंसा, फिर सरकार विरोधी प्रश्न और राजनीतिक अस्थिरता के बाद अब बांग्लादेश में प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में अंतिम सरकार का गठन हुआ है जिनकी देश में राजनीतिक स्थिरता को कायम करना प्रमुख प्राथमिकता थी, लेकिन प्रकृति के तांडव ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। भारत से सटे 2 जिलों में सबसे ज़्यादा मौतें। अंतिम सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ से अब तक 59 लोगों, जिसमें 6 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं, की मौत हो चुकी है, जबकि इस विनाशकारी बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन राहत मंत्रालय ने बाढ़ की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि सबसे अधिक मौतें कुमिला और फेनी जिलों में हुई है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में त्रिपुरा की सीमा से सटे हैं, जहाँ कम से कम 14 और 23 लोगों की मौत हुई है। 2 हफ्ते तक बाढ़ ने देश में बरपाया कहर। सरकार के अनुसार बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्र और ऊपरी भारतीय क्षेत्रों में मानसूनी बारिश से आई बाढ़ ने देश में लगभग 2 सप्ताह तक कहर बरपाया, जिसकी वजह से लोगों और सैकड़ों मवेशियों की मौत हुई। इसकी वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उनकी संपत्ति का भी नुकसान भी हुआ है। बता दें कि बांग्लादेश में करीब 200 नदियाँ बहती हैं, जिनमें से 54 नदियाँ भारत के ऊपरी तटवर्ती इलाकों से होकर गुजरती हैं, 4 मुख्य घाटियों में बहती हैं। पिछले हफ्ते बंगाल की खाड़ी में बने एक दबाव के कारण 2 घाटियाँ उत्तर पूर्वी मेघना बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी चटगांव हिल्स बेसिन में नदियों में बाढ़ आ गई।
आपदा प्रबंधन राहत मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 54,57,702 लोग 11 जिलों के 504 संघों और नगर पालिकाओं में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 7 लाख लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, जबकि करीब 4 लाख लोग 3,928 आश्रय केंद्रों में रह रहे हैं। वहीं कुल 36,139 मवेशियों को भी आश्रय दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जैसे स्थिति में सुधार हो रहा है, लोग घर लौट रहे हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था सामान्य हो गई है। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान ने सब्सिडी वाली दुकानों को बंद कर दिया है, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों पर और अधिक बोझ पड़ा है, जो इन दुकानों को रियायती किराने का सामान खरीदने का मुख्य साधन मानते थे। एक संपादकीय में जिसका शीर्षक एक बुरा निर्णय में लिखा है कि देश भर में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला गलत है और इससे समाज में अशांति फैलेगी। ये स्टोर्स बेरोजगारी और महंगाई के महासागर में छोटे मोती की तरह थे, जो पहले से आर्थिक रूप से संघर्ष कर देश को और अधिक दबाव में डाल रहे हैं। इन दुकानों में लगभग 11,000 लोग काम करते थे। इस फैसले से पहले लगभग 5900 स्टोर्स, जिनमें फ्रेंचाइजी भी शामिल थी, 50,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी के साथ लगभग 3 करोड़ निम्न आय वाले लोगों की सेवा दे रहे थे। कई पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि जब देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, तब सरकार द्वारा ऐसा फैसला लेना बेहद असंगत है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के संपादकीय ने लिखा है कि भले ही इन दुकानों में स्टॉक और सेवा मानक के अनुसार न हो और लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए घंटों खड़े रहते थे, फिर भी यह तंग बजट में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सहारा था। यह निर्णय दिखाता है कि पाकिस्तान सरकार दिशा भ्रमित है, उनके सभी प्रयास अपने नागरिकों को राहत देने में विफल रहे हैं। संपादकीय ने आगे लिखा है कि यह समझने का समय है कि जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, उन्हें और दबाने में दबाव डालने में कोई भी प्रयास गंभीर परिणाम ला सकता है। डॉन न्यूज़ ने इसी मुद्दे पर अपने संपादकीय में जनता की निराशा को व्यक्त किया है। एक देश में जहां मूल्य वृद्धि और कालाबाजारी आम है और बाजार की निगरानी में राज्य की कमजोर है, यूटिलिटी स्टोर्स ने कुछ राहत दी थी। खासतौर पर रमज़ान के दौरान जब व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते थे, इन दुकानों के सामने लोगों की लंबी कतारें साबित करती थी कि इन दुकानों का महत्व अभी भी बना हुआ है। इस समय की आवश्यकता है कि सरकार तुरंत ये बताए कि इन दुकानों का क्या विकल्प है या संरचनात्मक पुनर्गठन कर ले, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। डॉन न्यूज़ ने अपने संपादकीय में कहा कि यदि यूएससी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को पुनर्गठित किया जाता है, तो राज्य कैसे सुनिश्चित करेगा कि गरीब उपभोक्ताओं को धोखा न दिया जाए। इसलिए एक ऐसा कार्य योजना जरूरी है जिसमें बताया जाए कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा कैसे होगी, जबकि राज्य खुद को यूएससी से अलग करता है। एशियाई विकास बैंक की इस साल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जीवन यापन की लागत एशिया में सबसे अधिक है और यहाँ की महंगाई दर 25% है। मनीला में जारी की गई रिपोर्ट में आर्थिक दृष्टिकोण को नकारात्मक बताया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिए केवल 1.9% की मामूली वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया गया है, जो क्षेत्र में चौथे सबसे कम है। और आगामी वित्त वर्ष में महंगाई दर 15% तक पहुँचने की संभावना है, जिससे पाकिस्तान 46 सर्वेक्षित देशों में महंगाई में अग्रणी बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।